स्टडी विद तिवारी जी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने जियोग्राफी के सेशन में। जैसा कि आपको पता होगा, हमने जियोग्राफी के सेशन में आपको झीलें और जलप्रपात के बारे में बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फ्रेंड्स जल संसाधन। ये जो है इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जल संसाधन हो गया आपका, सिंचाई हो गया, कृषि से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने इस टॉपिक पर चलने से पहले आपको बता दें कि यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा हमारा चैनल स्टडी विद तिवारी जी, इसको आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही में फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए कुछ लिंक दी गई है जो कि हमारे फेसबुक पेज की लिंक है। आपको इसको क्लिक कर लेना है और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। साथ में फ्रेंड्स बात करें तो हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक दी गई है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना है। यहाँ देखिए तो ये आपके टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आपको इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो भी विषय संबंधित पीडीएफ है वो मिल जाएंगे आसानी से, और साथ ही में आपको एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट की जाती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देख लेते हैं। हमारा टॉपिक जो है जल संसाधन, हम समझ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए भारत के जल संसाधन पे बात करते हैं। तो क्या लिखा गया है कि भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का, क्या बोला है, भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45%, जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। तो क्या कह रहा है, विश्व के धरातलीय क्षेत्र का, जो भी आपके धरातलीय क्षेत्र हैं उन पर जो भी आपके जल हैं, जो जल संसाधन है उनमें देखा जाए तो 2.45% है, और जल संसाधनों की बात करते हैं तो 4% है, और जनसंख्या का लगभग अगर देखा जाए तो 16% भाग पाया जाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बोल रहा है देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। तो क्या कह रहा है कि देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त, यानी वर्षण से क्या मतलब है, वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग कितनी है, तो 4000 घन किलोमीटर है। अगर हम आगे बात करते हैं तो क्या कह रहे हैं, धरातलीय जल के बारे में बात करते हैं तो कह रहा है धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग भौम जल से कितना प्राप्त होता है, तो 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। आगे बात करते हैं, कह रहा इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन कितने, 1122 घन किलोमीटर हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे भारत में जल संसाधन के स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो भारत में जल संसाधन के जो स्रोत हैं वो कितने हैं, तो मुख्यतः 4 स्रोत हैं। वो कौन कौन से हैं, 4 प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं। तो हो गया आपके धरातलीय जल यानी कि पृष्ठीय जल हो गए, भूमिगत या भौम जल हो गया आपका, वर्षा जल हो गया, और महासागरीय जल हो गया। तो कितने प्रकार के हैं, 4 हैं। कौन कौन से, धरातलीय जल हो गया, भूमिगत जल या भौम जल हो गया, वर्षा जल हो गया, और महासागरीय जल हो गया। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स, एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए धरातलीय जल है, धरातलीय जल की बात करते हैं तो यहाँ पे है क्या, धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं। वो कौन कौन से हैं, नदियाँ हो गई आपकी, झीलें हो गई, तलैया हो गया, और तालाब हो गया। ये सब जो है आपके किसके स्रोत हैं, तो धरातलीय जल के स्रोत हैं। आगे बात करते हैं, धरातलीय जल का केवल कितना प्रतिशत, तो 32% जल ही उपयोग किया जा सकता है। धरातलीय जल जो है आप फ्रेंड्स, इसमें जो जल पाए जाते हैं इसका कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जा सकता है, तो 32% जल उपयोग में लाया जा सकता है। आगे बात करें, नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो कह रहा है नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इसी जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। तो क्या करना है, नदी में जल प्रवाह, जो भी नदी में जल प्रवाह होता है उसमें जो जल ग्रहण का क्षेत्र होता है, जहाँ पे जल इकट्ठा होता है,
उसका आकार जो है अथवा नदी बेसिन, जो आपकी नदी बेसिन है, और क्या कह रहा है, इसी जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। तो जो वर्षा का पानी है वो जब गिरता है तो नदी के जल प्रवाह और उसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन के जल ग्रहण पर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। तो भौम जल संसाधन है, भौम जल संसाधन पे बात कर लें। देश में कुल पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग कितना है, 432 घन किलोमीटर है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कह रहा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है। तो क्या कह रहा है, ये भौम जल संसाधन, जो भौम जल का उपयोग कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा है। तो आपका क्या हो गया, पंजाब राज्य हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे जो है भौम जल का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। आगे बात करते हैं, भौम जल के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। भौम जल के मुख्य स्रोत हो गया आपके कुएं, ट्यूबवेल, मोटर एवं चापाकल आदि हो गया। तो भौम जल संसाधन क्या क्या है, आपके कुएं हो गए, ट्यूबवेल हो गया, मोटर हो गया और चापाकल हो गया। ये सब जो है आपके भौम जल संसाधन के मुख्य स्रोत हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये स्रोत जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाएंगे। आप जो है इनको याद कर लीजिएगा कि ये जो भौम जल संसाधन का जल है कितने प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है, ये पूर्ति योग कुल कितना है, तो इसका कितना है, 432 घन किलोमीटर है। और धरातलीय जल कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है, तो 32% लाया जा रहा है। आगे नेक्स्ट में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए ये वायुमंडलीय जल है। वायुमंडलीय जल की बात करते हैं तो क्या क्या है, वायुमंडल में जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। क्या कह रहा है, वायुमंडल में जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी, गैस हो गया, द्रव हो गया और ठोस हो गया। इन तीनों रूप में जल जो है वायुमंडल में विद्यमान है, उपस्थित है। आगे बात करते हैं, वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या कह रहा है, वायुमंडल महासागरों महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान। तो क्या कह रहा है, जल का लगातार आदान प्रदान, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो क्या कह रहा है, वायुमंडल जो है महासागर तथा महाद्वीपों के बीच में जो जल का आदान प्रदान होता है वो किसके कारण होता है, वाष्पीकरण के द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, संघनन के द्वारा होता है, वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं महासागरीय जल। महासागरीय जल के बारे में बात करें तो देख लीजिए क्या कह रहा है, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। आप देखते होंगे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का जो 2/3 भाग है वो किससे घिरा हुआ है, तो पूरा अधिकांशतः जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। और क्या कह रहा है, इस जल का अधिकांश भाग समुद्र और महासागरों में है। तो ये जो भाग है फ्रेंड्स आपके, ये कहाँ है, ये अधिकतर महासागरों और समुद्रों से घिरे हुए भाग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है। तो जो समुद्रों और महासागरों के जल होते हैं फ्रेंड्स, वो आपको पता हो कि लवणीय होते हैं, वो खारे जल होते हैं और इन्हें जो है पीने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, यानी कि इनका उपयोग करने के लिए ये जल नहीं होता है। ये बेहद ही खारे होते हैं और इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जल संभर प्रबंधन देख लेते हैं। तो क्या है, जल संभर प्रबंधन पे बात कर लेते हैं। तो कह रहा है, जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। तो क्या कह रहा है, जल संभर प्रबंधन जो है ये क्या कहते हैं, मुख्य रूप से धरातलीय है और भौम जल है। इन दोनों के जो प्रबंधन है, इन दोनों के जो संसाधनों के जो दक्ष प्रबंधन है, उन्हीं को क्या कहते हैं, जल संभर प्रबंधन कहते हैं। आगे बात करते हैं, इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना, यानी कि जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, तो बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण तालाब, पुनर्भरण
कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। तो जल संभर प्रबंधन में क्या क्या शामिल है? आपका बहते जल को रोकना विभिन्न विधियों से, जैसे कि अंतःस्रवण तालाब के द्वारा बहते जल को रोका जा सकता है, पुनर्भरण के द्वारा जल को रोका जा सकता है, कुओं के द्वारा रोका जा सकता है, भौम जल संचयन के द्वारा रोका जा सकता है, पुनर्भरण के द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स, जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, आपके प्राकृतिक संसाधन हो गए और जो समाज हो गया, इनके बीच में जो संतुलन बना के चलना है, उन्हीं को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जल संभर प्रबंधन पे ही देख लेते हैं। नोट कर यहाँ देख लीजिए तो क्या है, केंद्र और राज्य सरकार ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको इसको देख लेना है अच्छे से। देख लीजिए जल संभर प्रबंधन से रिलेटेड कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार ने जल संभर प्रबंधन को लेकर के कार्यक्रम चलाए थे, जो कि कुछ सरकारी थे और गैर सरकारी संगठन से भी थे। तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे में देख लीजिए तो ये हरियाली हो गया, क्या है? हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। तो ये हरियाली जो है एक प्रकार की क्या है? ये हरियाली एक प्रकार की क्या है फ्रेंड्स? तो ये जो है जल संभर प्रबंधन से रिलेटेड एक परियोजना है जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो कह रहा है जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। तो क्या करें, जो हरियाली केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक परियोजना थी, जल संभर से संबंधित थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो ये जो ग्रामीण जनसंख्या है, गांव की जनसंख्या है, इनको क्या करना है? इनको पीने के लिए पानी होना चाहिए, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए, वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसी तरह देखें तो और भी कुछ परियोजनाएं हैं और भी कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे। कौन कौन से? तो नीरू मीरू एक कार्यक्रम चलाया गया था। क्या था? नीरू मीरू कार्यक्रम था। तो इसका अर्थ क्या था? जल और आप, जल और आप। तो ये कार्यक्रम कहाँ चलाया गया था? ये कार्यक्रम आपका आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। आगे बात करते हैं, एक कार्यक्रम था अरवारी पानी संसद, जो है ये कहाँ चलाया गया था? ये अलवर राजस्थान में चलाया गया था। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल संभर प्रबंधन जो है आपका, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बहते पानी को रोकना था। और क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड केंद्र और राज्य सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए थे, जो कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों थे। तो एक आपका हरियाली हो गया, जो कि क्या कहते हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण जनसंख्या जो थी उनको पीने के लिए पानी होना चाहिए, सिंचाई के लिए होना चाहिए, मत्स्य पालन के लिए होना चाहिए, वन रोपण के लिए आदि के लिए योग्य बनाना था। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नीरू मीरू एक कार्यक्रम चलाया गया जो कि जल और आप से संबंधित था। ये आंध्र प्रदेश में है। अलवारी जो है एक अलवारी पानी संसद चलाया गया था कार्यक्रम, ये कहाँ था? तो ये आपका कार्यक्रम चलाया गया था अलवर राजस्थान में, यानी कि राजस्थान के अलवर जिला में चलाया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं। तो क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या है इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कह रहा है राष्ट्रीय जल नीति 2002, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप में निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई हैं। तो कह रहा है राष्ट्रीय जल नीति 2002 जो आपकी चलाई गई थी, तो क्या था, जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप में निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई थी। तो कौन कौन सी थी? ये हो जाएगा आपका पेयजल, पेयजल के लिए चलाया गया था, सिंचाई हो गया आपका, जल शक्ति हो गया, नौकायन के लिए हो गया, औद्योगिक और अन्य उपयोग के लिए चलाई गई थी। तो आगे बात करते हैं, कह रहा इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए हैं।
इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं, तो देख लीजिए क्या क्या है। कह रहा है सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए जहां पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। आगे क्या कह रहा है, पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसके जो लक्षण थे वो यहाँ पे 2 लक्षण अभी तक बताए गए हैं, आगे हम नेक्स्ट देख लेंगे। लेकिन क्या कह रहा है, पहला हो गया आपका सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए, यानी कि पीने योग्य जल जो है उसको भी शामिल करना चाहिए जहां पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। तो यानी कि जहां पर पीने का मतलब पीने के लिए कोई भी जल नहीं है, कोई भी स्रोत नहीं है, वहां पर पानी उपलब्ध कराया जाए, ये उसके लिए योजना चलाई गई थी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कह रहा था पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पेयजल है सभी मानव जाति, वो चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। सभी प्रकार के प्राणियों के लिए भी उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट यहाँ देख लीजिए। तो कह रहा है भौम जल के शोषण को सीमित और नियंत्रित करने के लिए उपाय करने चाहिए। तो क्या कह रहा है, भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। तो यानी कि जो भौम जल से रिलेटेड शोषण हो रहे हैं उनको एक सीमित कर देना चाहिए और नियमित कर देना चाहिए, ये ऐसा रूल्स बनाया गया था। और क्या है, सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। तो यानी कि सतह जो आपके धरातलीय जल है और भौम जल है, इन दोनों की गुणवत्ता के लिए जांच होनी चाहिए, ये पानी शुद्ध है या नहीं शुद्ध है, पीने योग्य है या फिर नहीं है। फिर कह रहा है जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। यानी कि आपका जो सतह का जल है और जो भौम जल है, अगर ये पानी शुद्ध नहीं है, पीने योग्य नहीं है, तो इनको जो है सुधारने के लिए, इनको गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किए जाने चाहिए, ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट क्या है, जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है, शिक्षा विनिमय उपक्रमण प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। तो क्या कह रहा है कि शिक्षा विनिमय, यहाँ पे क्या था, शिक्षा विनिमय हो गया आपका, उपक्रमण हो गया, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। यानी कि जल का जो संरक्षण है, जल को संरक्षित करने के लिए किसके किसके द्वारा चेतना बढ़ानी चाहिए, किसको किसको जागरूक कर लेना चाहिए। शिक्षा विनिमय हो गया आपका, उपक्रमण हो गया, प्रेरकों द्वारा हो गया और अनुक्रमण द्वारा हो गया। नेक्स्ट कह रहा था दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, जल क्रांति अभियान समझ लेते हैं। जल क्रांति अभियान जो है आपका कब आया था, 2015-16 में चलाया गया था। देख लेते हैं जल क्रांति अभियान जो है किसके द्वारा चलाया गया था। तो जल क्रांति अभियान जो है भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो जो आपका जल क्रांति अभियान था वो कब चलाया गया, तो 2015-16 में चलाया गया था, 2015-16 में चलाया गया था। और क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या बोला गया है, तो प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। आगे देख लेते, कह रहा है जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो क्या कह रहा है, जल क्रांति अभियान का जो लक्ष्य था वो क्या था, स्थानीय निकायों, जो आपके स्थानीय निकायों के हो गए शायरों, और क्या है, सरकारी संगठन हो गया आपका, और क्या हो गया, नागरिकों को सम्मिलित करके क्या करना था, इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना था। आगे कह रहा है जल क्रांति
अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी गतिविधियां प्रस्तावित की गई थी, एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है जल ग्राम बनाने के लिए, क्या कह रहा है, जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया। तो देख लीजिए इनमें 672 जिलों को इकट्ठा किया गया। उसके बाद क्या किया गया, उनमें देखा गया कि जिस जिले में जल की बेहद ही कमी है उसी को चुना गया था। आगे देख लीजिए, कह रहा है भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। और क्या है, उदाहरण के लिए देखें तो कौन कौन से थे, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, हरियाणा हो गया, और कौन सा हरियाणा, उत्तरी हरियाणा हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, और तमिलनाडु में कौन सा, तो तमिलनाडु का दक्षिणी क्षेत्र हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ओडिशा का पूर्वी हो गया, और मेघालय का उत्तर पूर्वी हो गया। तो ये सारे जो राज्य थे आपके, ये किसके लिए चुने गए थे, तो ये 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई थी। ये इन जो हैं इनको जल क्रांति अभियान के लिए जो भी क्षेत्र थे चुने गए थे ये। तो कौन कौन से थे आपके, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ओडिशा हो गया, और मेघालय हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट की तरफ देख लेते हैं, क्या है आपका जल क्रांति अभियान 2015-16 में देख लेते हैं आगे की पॉइंट क्या बताई गई है। तो कह रहा है प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण करना चाहिए, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना चाहिए, और क्या कह रहा है देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना चाहिए। यानी कि क्या कर रहा है, जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण जो है इसको भी रोकना चाहिए, जल भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना चाहिए, और क्या है देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना चाहिए। तो क्या करा, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं क्या क्या था जल क्रांति अभियान से रिलेटेड। देख लीजिए आपका है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जन संचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता माध्यम है। तो क्या कह रहा है कि जैसे कि जल से रिलेटेड जो भी जागरूकता थी उसको हम किसके किसके द्वारा फैला सकते थे, या लोगों में हम किसके द्वारा उसको फैलाकर लोगों को जागरूक कर सकते थे। तो आपका माध्यम क्या क्या था, रेडियो हो गया, रेडियो के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है जल के बारे में। टीवी हो गया, आपको टीवी में भी देखते होंगे अधिकतर एडवर्टीजमेंट आता रहता है। और क्या हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया आपका, इसके माध्यम से भी जागरूक किया जा सकता था। पोस्टर प्रतिस्पर्धा हो गई, इसके माध्यम से भी किया जा सकता था। और क्या था, निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से भी किया जा सकता था। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, जल क्रांति अभियान इस तरह बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए। तो क्या कह रहा है, जल क्रांति अभियान किस तरह बनाया गया है, जल क्रांति अभियान जो है उसको इस प्रकार बनाया गया था कि जल सुरक्षा द्वारा, मतलब जल सुरक्षा जो थी आपकी उसके द्वारा क्या था, खाद्य सुरक्षा, जल के साथ साथ आपको खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। जल संसाधन हमने जो भी टॉपिक हमें लगे इम्पोर्टेंट थे जल संसाधन में, हमने उन्हीं को लिए हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हमने फालतू की चीज़ों को नहीं लिया। आप जानते होंगे जल जो है ये जीवन के लिए बेहद ही उपयोगी है, जल के बिना जीवन जीना संभव नहीं है। आप जानते होंगे ऐसा देते थे, एडवर्टीजमेंट भी आता था, जल के लिए जागरूक किया जाता था। तो जल संसाधन आज हो गया फ्रेंड्स। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज में लेकर के आएंगे सिंचाई। और बता दें आपको कि ये जो टॉपिक है आपका जियोग्राफी के सेशन में, भारत के भूगोल में ये जो टॉपिक है आपका ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको आपको पढ़ना है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये जो है टॉपिक आपका जूनियर एडेड के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा ही यूजफुल रहने वाला है। आगे बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है हो गया आपका
अन्य भर्ती परीक्षाओं जैसे कि आपका हो गया लेखपाल भर्ती, ये सब भी आने वाली है, उन सब में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज हमने ज्योग्राफी के सेशन में जल संसाधन लिया फ्रेंड्स। हमने नेक्स्ट क्लास में जो भी टॉपिक लेंगे वो बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगी और आपको पूरी वीडियो देखनी है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि हमारी टीम के द्वारा आपके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की क्लास और जीएस की क्लास अनिल सर के द्वारा दी जा रही है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और आपको उसे मिस नहीं करना है, आपको उसको देखते रहना है। जीएस जो है पोर्शन, उसमें अनिल सर ने बहुत से क्वेश्चनों का समावेशन किया है, तो आपको उसको देखना चाहिए। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपकी हो गई साइंस की क्लास। साइंस की क्लास भी आपको अनुराग सर के द्वारा दी जा रही है, तो आप उसको देख सकते हैं, बेसिक से समझ सकते हैं। तो आपको साइंस बेहद अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी, क्योंकि वो बेसिक से है तो समझ ही आएगी। और हमारे द्वारा आपको जियोग्राफी की क्लास दी जा रही है फ्रेंड्स। बहुत जल्दी हम इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे और ये आपके जूनियर एडेड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और लास्ट टाइम में हम आपको बताएंगे और सारे चीज़ों का क्वेश्चन जो है हम रिलेटेड, जो भी आपका जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमिक्स से हो गया, हिस्ट्री हो गया, हम इन सब से संबंधित प्रैक्टिस भी करवाएंगे और आप प्रैक्टिस को देखना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, आप लास्ट टाइम में प्रैक्टिस देख कर जाते हैं तो जो भी आपको मॉडल यहाँ पे दिए जाएंगे उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाने वाले हैं, तो आपको उसे मिस नहीं करना है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ जियोग्राफी के सेशन में। आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर देख लीजिए लिंक दी गई थी, हमने पहले भी बताया था। तो ये आपको हमारा फेसबुक पेज है, इस पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। साथ ही फ्रेंड्स बता देती हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक है, आपको इस पर क्लिक करके हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है। आगे बता दें फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आपको इस पर क्लिक कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अपने जियोग्राफी के सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।